Welcome back students. I am Nilesh Kushwaha and today we are going to discuss about structure of sperm. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इस चैप्टर में समझेंगे स्पर्म के स्ट्रक्चर को। ओके, एक स्पर्म में जो बेसिक पार्ट्स होते हैं उनमें सबसे जो पहला पार्ट्स होगा वह क्या होगा? हेड। सेकंड जो पार्ट होगा इसका जो बेसिक पार्ट होगा वह होगा नेक। थर्ड मिडिल पीस एंड फोर्थ टेल। तो एक स्पर्म में मेनली 4 इंपॉर्टेंट या 4 बेसिक पार्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। ओके, यही बात देखिए एनसीईआरटी ने भी मेंशन की है इसी बात को। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो स्पर्म क्या होता है? एक माइक्रोस्कोपिक, ओके, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इसका क्या मतलब है कि यह हमको नेक्ड आई से तो दिखाई देता नहीं है। ओके, यह एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है कंपोज्ड ऑफ ए हेड। ओके, एक हेड होगा इसमें, नेक एक छोटा सा पार्ट होगा जिसको नेक बोलेंगे। ओके, मिडिल पीस एंड मिडिल पीस है जिसको हम बॉडी भी कह सकते हैं, तो मिडिल पीस हो गया। एंड लास्ट में सबसे लंबा जो एक पार्ट होगा, सबसे लॉन्गेस्ट जो पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे? टेल कहेंगे। ओके, तो मेनली 4 बेसिक पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं एक ह्यूमन के या ह्यूमन मेल के स्पर्म में। ओके, चलिए तो सभी पार्ट्स को एक करके हम समझेंगे। उससे पहले एक चीज और देखते हैं क्या कि ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप्स, ओके, ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। तो देखिए स्पर्म भी एक सेल है। ओके, तो इसके चारों ओर क्या होता है? मेनली एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग देखने को हमको मिलती है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक कवरिंग देखिए, ये जो ब्लैक पार्ट में एक कवरिंग आपको दिखाई दे रही है। ओके, पूरे स्पर्म में इसके है ना आउटर सरफेस में हमको एक क्या दिखाई दे रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग दिखाई दे रही है। ओके, तो इस स्पर्म में इसको चारों ओर से प्रोटेक्ट किए हुए एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग देखने को मिलती है। ओके, अब क्या, चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसके हेड वाले पार्ट को हम समझते हैं। ओके, तो हेड वाला पार्ट कहाँ से कहाँ था? तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर ये पूरा ये वाला जो पूरा पार्ट है वह कौन सा पार्ट है? हेड वाला पार्ट है। इसमें क्या कुछ चीजें हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम समझते हैं। ओके, देखिए हेड, द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो सबसे पहली बात ये कि होता क्या है कि इस स्पर्म में या स्पर्म के हेड में मेनली क्या होता है? एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, इसमें एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, तो एक स्पर्म में मेनली क्या होता है? एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या, द इंटीरियर, ओके, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर। ओके, जिसको हम क्या कहेंगे? एक्रोसोम कहेंगे। व्हाट इज एक्रोसोम? तो देखिए ये एक स्पर्म है। स्पर्म में ये वाला जो पार्ट हो गया, स्पर्म का जो सामने वाला पार्ट होगा इसको हम क्या कहेंगे? इसका एंटीरियर पोर्शन कहेंगे, सामने वाला पोर्शन कहेंगे। ओके, एंटीरियर पोर्शन हो गया। और इस हेड के जो पीछे का जो पार्ट हो गया इधर का, इसको हम क्या बोलेंगे? इसका पोस्टीरियर पोर्शन बोलेंगे। तो इस हेड के इंटीरियर साइड में, इसके सामने वाले साइड में क्या होता है? एक कैप के लाइक, एक कैप के समान एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। ओके, तो एक्रोसोम कहां प्रेजेंट है? हेड के एंटीरियर वाले साइड में, है ना, एंटीरियर वाले साइड में, एंटीरियर पोर्शन में एक कैप के समान स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। क्लियर है? एक्रोसोम। चलिए एक्रोसोम को समझते हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंस है एक्रोसोम का। The acrosome is formed of the Golgi complex। ओके, तो देखिए यह जो एक्रोसोम होता है यह मेनली किससे बना होता है? यह एक टाइप का गोल्जी बॉडी ही है। ओके, गोल्जी बॉडी के मॉडिफिकेशन से मेनली एक्रोसोम वाला पार्ट बनता है। ओके, एक्रोसोम गोल्जी बॉडी का ही मॉडिफाइड रूप है। ओके, इट हेल्प्स स्पर्म टू पेनिट्रेट थ्रू द एग मेम्ब्रेन। ओके, और यह क्या करता है कि यह स्पर्म के देखिए सबसे सामने प्रेजेंट है और स्पर्म का काम क्या होता है कि यह क्या क्या करता है कि जो एग है उसको फर्टिलाइज करता है, दोनों आपस में फ्यूज होते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। तो मेनली ये सबसे सामने प्रेजेंट है। तो देखिए जब एक स्पर्म, ओके, जब ये एक स्पर्म एक ओवा के पास पहुंचता है ना, तो इस ओवा के चारों तरफ क्या होती है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ओके, तो इस मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने का, है ना, इस मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने का जो काम है, पेनिट्रेट करने का जो काम है वह कौन करता है? यही एक्रोसोम का
ही काम ये होता है या एक्रोसोम ही करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि मेनली होता क्या है कि इस एक्रोसोम वाले पार्ट में है ना, इस स्पर्म के बिल्कुल सामने वाला एक कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम है। तो इस एक्रोसोम में क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एंजाइम होते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे कौन से एंजाइम है। तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये एंजाइम्स के द्वारा ही ये एक्रोसोम वाला पार्ट क्या करता है, एग की जो मेम्ब्रेन होती है उसको डाइजेस्ट करती है, या हम कहें उसको पेनिट्रेट कर पाती है। ओके, चलिए समझते हैं। तो हमने क्या देखा कि पेनिट्रेट थ्रू द एग मेम्ब्रेन एंड इंटर्स द साइटोप्लाज्म, है ना, और इस एग के साइटोप्लाज्म में इंटर कर पाता है बाय इट्स टिश्यू डिसॉल्विंग एंजाइम। ओके, तो क्यों ऐसा कर पाता है ये मैंने बताया कि इस एक्रोसोम के पास क्या होता है, टिश्यू डिसॉल्विंग कुछ एंजाइम्स होंगे, है ना। क्या होंगे, इसके पास कुछ टिश्यू डिसॉल्विंग एंजाइम्स होंगे, जिनका एक, है ना, एक एंजाइम का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, और इसका क्या नाम है उसको देखिए, है ना। तो इस एंजाइम को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हायालुरोनाइडेज। ओके, ये एक एंजाइम है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ओके, लेकिन इसको आपको पता होना चाहिए। हायालुरोनाइडेज यह एक एंजाइम है जो मेनली प्रेजेंट होता है एक्रोसोम के अंदर। ओके, एक्रोसोम एक बड़े, बोल सकते हैं आपकी लाइसोसोम के समान होता है, एक बड़े लाइसोसोम के समान होता है, जो मेनली गोल्जी बॉडी का मॉडिफाइड रूप ही है ना। और इसके अंदर क्या है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से एक एंजाइम यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हायालुरोनाइडेज एंजाइम। इसके अलावा कोरोना पे, है ना, कोरोना पेनिट्रेटिंग, है ना, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स भी होते हैं, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स हैं, हायालुरोनाइडेज एंजाइम तो है। इसके अलावा एक्रोसिन वगैरह आपको देखने को मिल सकता है। तो और यहाँ पे मतलब एंजाइम्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ओके, तो एक एंजाइम मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। चलिए और क्या देखते हैं कि शो एक्रोसोम इज अ स्पेशलाइज्ड लाइसोसोम, है ना। तो देखिए इसका काम क्या है, मेनली पेनिट्रेट करना हो गया एग के मेम्ब्रेन को, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक स्पेशलाइज्ड क्या है, लाइसोसोम है। ओके, स्पेशलाइज्ड लाइसोसोम है, या हम कह सकते हैं कि एक बड़ा लाइसोसोम के समान होता है ये। ओके, तो क्लियर है एक्रोसोम। चलिए, कैप लाइक स्ट्रक्चर है हेड के ऊपर, जिसको हम एक्रोसोम कह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या कि इस एक्रोसोम के अंदर हमको एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। ओके, जो मेनली एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ओके, यह गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मॉडिफाइड रूप है, ये भी हमने देखा। और क्या है, एक स्पेशलाइज्ड, इसको लाइसोसोम हम कह सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या, नेक रीजन। ओके, और हेड रीजन के बारे में तो हमने देख चुका है। तो हेड रीजन में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, हैप्लॉइड न्यूक्लियस इसके पास प्रेजेंट है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस और किसके पास प्रेजेंट होगा, एग के पास प्रेजेंट होगा। हैप्लॉइड मतलब 23 क्रोमोसोम वाले, फिर दोनों आपस में फ्यूज होंगे। ओके, तो एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस इसके पास प्रेजेंट है, और दूसरा हैप्लॉइड न्यूक्लियस किसके पास प्रेजेंट होगा, एग के पास प्रेजेंट होगा। ओके, चलिए अब हम समझते हैं कि, है ना, इसके नेक वाले रीजन को समझते हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट सेगमेंट ऑफ स्पर्म, है ना। तो एक स्पर्म का जो सबसे शॉर्टेस्ट सेगमेंट होता है, सबसे जो छोटा भाग होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, नेक बोलेंगे। ये वाला रीजन है। और नेक वाले रीजन में मेनली हमको सेंट्रियोल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सेंट्रियोल देखने को मिलता है। ओके, चलिए कितने सेंट्रियोल है, क्या कुछ चीजें हैं, उसको हम समझते हैं। तो दैट कंटेन्स, ओके, दैट कनेक्ट्स, जो कनेक्ट करता है हेड विथ, है ना, हेड विथ मिडिल पीस। ओके, तो ये नेक वाला पार्ट मेनली क्या करता है, हेड वाले पार्ट को इसके मिडिल वाले पार्ट से कनेक्ट करने का काम करता है, यही लिखा हुआ है। नेक कंटेन्स 2 सेंट्रियोल्स। ओके, तो इस नेक के पास देखिए, एक तो हमको दिखाई दे रहा है, एक तो सेंट्रियोल ये है। ओके, तो मेनली इसके पास क्या होता है कि 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, है ना। तो एक क्यों नहीं दिख रहा उसको भी समझेंगे अभी। तो एक सेंट्रियोल तो हमको दिखाई दे रहा है। ओके, ये हो गया एक सेंट्रियोल। तो क्या लिखा है, चलिए इसको देखते हैं हम कि इट कंटेन्स, ओके, 2 सेंट्रियोल प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, मतलब, है ना, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। मतलब क्या है कि यहाँ पर मेनली 2 सेंट्रियोल होते हैं नेक रीजन में। ओके, एक तो हमको दिखाई दे रहा है, ये हो गया सेंट्रियोल, इसको हम लिख सकते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल लिख सकते हैं। ओके, एक कौन सा सेंट्रियोल होगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ओके, एक ये सेंट्रियोल हो गया प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। एक और सेंट्रियोल यहाँ पे होता है, जिसको हम कहेंगे, है ना, क्यों नहीं लिखे हैं उसको भी हम देखेंगे। एक और सेंट्रियोल होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टल सेंट्रियोल। ये लिखा है देखिए, डिस्टल सेंट्रियोल। ओके, यहाँ पे लिख दीजिए, चलिए डिस्टल
ओके चलिए सेंट्रियोल तो लिखा हुआ है, मैं सी बस लिख दे रहा हूँ। ओके तो मेनली नेक रीजन में 2 सेंट्रियोल देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी में ये सेंट्रियोल के बारे में ही मेंशन नहीं किया है, बट आपको बिल्कुल पता होना चाहिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं। क्यों होते हैं उसको भी हम समझेंगे। ओके तो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं नेक रीजन में। अब ओके प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है जो इसके एंटीरियर साइड में प्रेजेंट है, पोस्टीरियर साइड में क्या प्रेजेंट है, डिस्टल सेंट्रियोल प्रेजेंट है। अब देखिए क्या कि जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है, ओके द डिस्टल वन है ना, जो डिस्टल सेंट्रियोल है चेंज इनटू बेसल बॉडी। ओके तो देखिए ये यहाँ पे क्यों नहीं लिखा हुआ था, क्यों यहाँ पे दिख नहीं रहा है हमको, क्योंकि जो डिस्टल सेंट्रियोल है वह मेनली क्या होता है कि यह बेसल बॉडी में, ओके बेसल बॉडी में चेंज हो जाता है। ओके बेसल बॉडी में जो डिस्टल सेंट्रियोल है, देखिए 2 सेंट्रियोल था, एक एंटीरियर में एक पोस्टीरियर में, तो जो पोस्टीरियर वाला सेंट्रियोल था, जो डिस्टल सेंट्रियोल था, यह बेसल बॉडी में चेंज हो जाता है। ओके एंड गिव राइज टू एक्सियल फिलामेंट ऑफ द स्पर्म। ओके और यह क्या होता है क्या बेसल बॉडी में चेंज हो जाता है और यह दिखाई देता है किस रूप में, एक्सियल फिलामेंट के रूप में। ओके अब एक्सियल फिलामेंट कहाँ है तो उसको देखिए इस डायग्राम में। ओके इस डायग्राम में आपको देखिए ये सेंटर में 3 लाइंस दिख रही है यहाँ पे है ना, और ये देखिए ये पूरी गई हुई है, और यहाँ से नीचे ये आपके पूरे ये है ना स्पर्म के टेल रीजन के लास्ट तक बिल्कुल प्रेजेंट है। ओके तो यह क्या है, यह मेनली डिस्टल सेंट्रियोल ही है। ओके डिस्टल सेंट्रियोल एज अ हमको यहाँ पर एक्सियल फिलामेंट दिखाई दे रही है। ओके क्लियर है, एक्सियल फिलामेंट को बनाती है कौन, डिस्टल सेंट्रियोल। ओके मतलब यहाँ पर बचा कितना, इस स्पर्म के पास एक ही सेंट्रियोल बचा है, कौन सा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बचा है। मतलब ये इसी सेंट्रियोल को फर्टिलाइजेशन के दौरान ओवा को है ना या एग को दिया जाएगा, तभी फिर क्या होता है कि एग है ना, एग फिर फर्दर मतलब उसमें डिवीजन वगैरह हो पाते हैं। ओके खैर उन चीजों को हम बाद में समझेंगे, बट मतलब इसी सेंट्रियोल को एग को दिया जाता है, ओवा को दिया जाता है। ओके प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल को। ओके चलिए आगे समझते हैं और देखते हैं क्या मिडिल पीस को, इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंस है ना, क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसको हम समझते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज बॉडी ऑफ द स्पर्म। ओके तो ये वाला जो देखिए ये तो नेक रीजन हो गया, ये हेड हो गया, क्रोसोम हो गया। ओके अब यहां से लेकर ये वाला जो पार्ट है वह क्या है, मिडिल पीस है। तो मिडिल पीस जो पार्ट है इसको हम बॉडी भी कह सकते हैं, लिखा हुआ है देखिए। ओके मिडिल पीस पसेस न्यूमरस माइट्रोकॉन्ड्रिया। ओके तो देखिए इस जो मिडिल पीस है ना, जो मिडिल पीस वाला रीजन है, जो इसका बॉडी वाला रीजन है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं न्यूमरस माइट्रोकॉन्ड्रिया। मतलब कई सारे यहाँ पर देखिए आपको ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा बना हुआ है ना, ये क्या है, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है ना। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसके मिडिल पीस वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और यह मेनली यह जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है यह क्या होते हैं, यह क्या होते हैं तो हमको स्पाइरल पैटर्न में देखने को मिलते हैं ना। यह जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है हमको कुछ क्या है, स्पाइरल फॉर्म में, स्पाइरल पैटर्न में देखने को मिलते हैं। ये देखिए जो एक्सियल फिलामेंट है ना, एक्सियल फिलामेंट है, एक्सियल फिलामेंट के लगभग चारों ओर ऐसा कुछ प्रेजेंट होता है ना। मेनली आप कह सकते हैं कि स्पाइरल पैटर्न में माइट्रोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। और माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है, मेनली स्पर्म में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं ना। तो एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग है ना, तो एक स्पर्म के स्विमिंग के लिए जो एनर्जी आती है वो इसी माइट्रोकॉन्ड्रिया से आती है ना। मान के चलिए एक स्पर्म का ये बैटरी है ना, बैटरी वाला पार्ट है, यहीं से मेनली कि स्पर्म को एनर्जी मिलती है। ओके तो माइट्रोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है, मिडिल पीस में है ना, मिडिल पीस में एम और एम मिडिल पीस माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक वाले रीजन में क्या प्रेजेंट है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है। यही क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, कौन सा पार्ट किस रीजन में प्रेजेंट है, तो नेक रीजन में सेंट्रियोल प्रेजेंट है, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, हेड वाले रीजन में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक्रोसोम में एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट है। ओके तो इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। क्लियर, चलिए देखते हैं और क्या कुछ चीजें हैं। विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल है ना, तो टेल के मूवमेंट के लिए देखिए स्पर्म में मेनली टेल के मूवमेंट के द्वारा ही स्पर्म जो है ना, इसमें मतलब स्पर्म है ना, स्पर्म क्या होता है, मोटाइल होता है। तो मोटाइल कैसे होता है, इसके टेल के मूवमेंट के कारण। ओके तो टेल का जो मूवमेंट है उसके लिए एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट है, इसके कहाँ प्रेजेंट है, यह प्रेजेंट है इसके मिडिल पीस वाले पार्ट में। ओके दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटाइल है ना, मोटाइलिटी इसेंशियल फॉर
ओके, फर्टिलाइजेशन, ओके, जो इसके फर्टिलाइजेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको पता है कि देखिए, है ना, उसका जो पाथ होता है एक स्पर्म का, है ना, इजैकुलेशन के बाद अगर हम देखें, इंसेमिनेशन के बाद अगर हम देखें, तो इंसेमिनेशन के बाद देखिए वेजाइनल जो ट्रैक है ना, सर्वाइकल जो कैनाल है, उसके बाद ठीक है, यूट्रस हो गया, यूट्रस के बाद फिर फैलोपियन ट्यूब में भी इस्तमस, एम्पुला, तो वहां तक इसको पूरा क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है एक स्पर्म को। तो इसके लिए इसको क्या होना पड़ता है, मोटाइल होना पड़ता है, ओके, क्योंकि यहाँ से पूरा उसको उस पाथ को, है ना, पूरा उस रास्ते से जाना पड़ता है और फैलोपियन ट्यूब में जाके फिर फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसके लिए इसमें जो मूवमेंट होता है, जो मोटिलिटी होती है, वह मेनली इसके टेल में, है ना, टेल इसका मूवमेंट करता है, ओके। और इसके लिए जो एनर्जी है वह कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। क्लियर है, वही बात है, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ से एनर्जी मिलती है, ओके। लास्ट हम जो पार्ट है उसको देखें तो यहाँ पर है टेल वाला पार्ट, ओके। इट इज द लॉन्गेस्ट सेगमेंट, ओके। तो एक स्पर्म में सबसे जो लॉन्गेस्ट जो पार्ट होता है वह कौन सा होता है, टेल होता है, ओके, ऑफ स्पर्म। और ये क्या करता है, मेनली मूवमेंट के लिए होता है ना। तो द टेल गिव्स द स्पर्म, है ना, टेल क्या देता है स्पर्म को, मेनली स्पर्म सेल को क्या देता है, मूवमेंट देता है। मतलब क्या कि टेल अगर एक स्पर्म मोटाइल है तो मेनली उसके किसके कारण, टेल के कारण, ओके। टेल उसको मूवमेंट या मोटिलिटी प्रोवाइड करवाता है, ऐसा हम कह सकते हैं, ओके। चलिए लास्ट में देखते हैं, कुछ चीजें एनसीईआरटी ने मेंशन की है, इसको भी हम देखते हैं। क्या कुछ चीजें यहाँ पर, कि द ह्यूमन मेल, ओके, द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 millions sperm, ओके, ड्यूरिंग कॉइटस, ओके, ड्यूरिंग कॉइटस। इसका क्या मतलब है कि एक कॉइटस में, है ना, एक बार के कॉइटस में लगभग क्या है कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है ना। ह्यूमन मेल्स में इजैकुलेशन के टाइम पे, है ना, कपलिंग जब होती है तो कपलिंग के टाइम में, है ना, कॉपुलेशन के टाइम में मेनली जब इजैकुलेशन होता है तो इस टाइम में 200 से 300 मिलियन स्पर्म को, 1 मिलियन में कितना होता है, तो 1 मिलियन में लगभग 10 लाख के आसपास होता है ना, 10 लाख होता है। तो अब 200 to 300 मिलियंस, है ना, इतने अधिक मात्रा में, इतने ज्यादा मात्रा में स्पर्म को रिलीज किया जाता है, ओके, विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, है ना। अब देखिए कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए इतने स्पर्म को तो रिलीज कर दिया जाता है, ओके। अब देखिए क्या कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एटलीस्ट 60%, है ना, तो जो स्पर्म है उसमें से लगभग जो, है ना, जो 200 to 300 मिलियन स्पर्म है उसमें से लगभग जो 60% स्पर्म है, यह क्या होने चाहिए, मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, ओके। मतलब जो टोटल 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म को रिलीज किया गया है ना इजैकुलेशन के टाइम पे, है ना, जब कपलिंग होता है, कॉइटस होता है, मैटिंग होती है, तो उस टाइम पे मेनली जो स्पर्म को रिलीज किया गया उनमें से 60% जो स्पर्म है वो कैसे होने चाहिए, तो उनका जो शेप है ना, उनका जो शेप है एंड साइज है वह नॉर्मल होना चाहिए, पहली बात। एंड जो रिमेन्स जो 40% यहाँ पर स्पर्म बच गए, यह जो स्पर्म है यह कैसे होने चाहिए, तो दे मस्ट शो विग्रस मूवमेंट, है ना, या विग्रस मोटालिटी। तो देखिए 60% में क्या होना चाहिए, 60% नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए, ओके। और जो 40% बच गए हैं उनमें विग्रस मोटालिटी होनी चाहिए, ओके। तभी वो स्पर्म जो है वह क्या कर पाएगा, एग को फर्टिलाइज कर पाएगा, तभी उस मेल को फर्टिल मेन हम कहेंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स देखिए लगभग सभी चीजों को, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में लगभग सभी पार्ट्स को हमने समझने की कोशिश किया है। आई होप कि सभी चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए, थैंक यू।